बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना हुई, वहां से लाखों शरणार्थी यहाँ आए, यहाँ से लाखों शरणार्थी वहां गए। ढेर सारे किस्से मैंने संसद में बताए। इनकी बच्चियों को उठा ले जाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराकर निकाह पढ़ा दिया जाता है। कोई भला इस तरह से रह सकता है क्या? कहां जाएंगे वो यहीं आए। जब नेहरू लियाकत समझौते का अमल नहीं हुआ, तब वहां जो माइनॉरिटी थी उनका अधिकार था कि यही नहीं, अभी और सुनिए। कांग्रेस ने 70 साल तक इन लोगों को नर्क की जिंदगी जीने के लिए अपनी वोट बैंक के कारण मजबूर किया। सर सुनो, अभी समाप्त नहीं हुआ राहुल। 70 साल तक मजबूत किया। नरेंद्र मोदी जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसके कारण अब वो सम्मान के साथ भी ढेर सारे मुसलमान यहां रह गए। रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने तो कहा था कि हम सेक्युलर कंट्री है, हम पंथ निरपेक्ष देश बनेंगे, तो यहां रहे, उनका स्वागत है, उनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन वहां पर भी रह गए, तो उनकी सबको चिंता थी कि इन लॉन्ग टर्म क्या होगा। बड़ी डिमांड हुई। 1950 में नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में एक समझौता हुआ, दिल्ली में हुआ, जिसको कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, हमारी नहीं थी, और उसके बाद में रूल 4 जोड़ा गया, जो देश भर के एनआरसी बनाने का ताकत देता है। वो भी 9 नवंबर 2009 को जोड़ा गया, जब कांग्रेस की सरकार थी, और उनके बनाए कानून पर आज वो हमें सवाल कर रहे हैं। तो क्या कानून आपने शोकेस में रखने के लिए बनाया था भाई? और जरूरी नहीं लगता था तो क्यों बनाया? सर एनआरसी दोस्तों आज के एक नए डेट वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों आज की डेट वीडियो में हम देखेंगे यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और साथ में जो है राहुल कुंभल यानी पत्रकार, दोनों आमने सामने आपको डेट वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वहीं पर राहुल कुंभल जी जो है निष्पक्षता होकर यानी निष्पक्षता, गंभीरता और रोजगार आदि पर जो है राहुल गृह मंत्री अमित शाह जी से सवाल जवाब करते हैं कि सरकार आपकी है तो सवाल आपको ही देना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों कुछ पत्रकार राहुल कुंभल जो कुछ पत्रकार जो कुछ सवाल अमित शाह गृह मंत्री से पूछ लेता है। गृह मंत्री अमित शाह कुछ सवालों का जवाब दे पाते हैं और वहाँ बौखला जाते हैं। ये सब सवाल देने पर जो पत्रकार यानी कि राहुल कुंभल पर गुस्सा उतारने लग जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह दोस्तों कुछ सवाल का जवाब दे पाते हैं और कुछ सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे दोस्तों ऐसा वीडियो देखने को आपको पूरा आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, बहुत ही आगे बहुत ही मजा आएंगे दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते दोस्तों। अंत तक जरूर देखें कैसे पत्रकार निष्पक्षता ने यानी कि राहुल कुंभल ने जो गृह मंत्री अमित शाह के तीखे सवाल पूछकर अमित शाह को पसीना कर दिया दोस्तों। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ सवालों का जवाब दे पाते हैं और कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। यानी कि पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार रही, इसमें कोई विकास का नाम नहीं हुआ। ऐसा रोजगार और भ्रष्टाचार पर जो राहुल कुंभल जी सवाल पूछते हैं, लेकिन जो देश के गृह मंत्री अमित शाह नहीं देखने पाते। दोस्तों ऐसा वीडियो तो आपको पूरा अंत तक देखना चाहिए। अगर आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। चलिए शुरू करते हैं। वाइस चांसलर की इजाजत के बगैर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अभी दिल्ली तो मैं मानता हूं पुलिस अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रही है। जब प्रोटेस्ट हिंसा का स्वरूप लेता है, तब उसको रोकना पुलिस का फर्ज भी है और धर्म भी है, जो उन लोगों ने निभाया है। जहां तक पुलिस ने अंदर जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, अभी ये कहना इसलिए उचित नहीं होगा। आइदर और साइड पर इस पर रिएक्शन आएंगे। मैं मानता हूं कि उचित समय पर पुलिस स्वतः ही इस पर फैसला करेगी। लेकिन क्या आपने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वाइस चांसलर की इजाजत के बगैर, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के अभी दिल्ली पुलिस को मैंने गृह मंत्री नाते यही कहा है कि पूर्ण शांति दिल्ली में करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी सब चीजों की बात शांति होने के बाद होगी। एक न्यूज चैनल के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि वो पूछ कर गए थे या नहीं गए थे। गृह मंत्री के लिए महत्वपूर्ण सवाल है कि दिल्ली में शांति हो, तो मैंने वो किया। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो हिंसा भड़की, उसके बाद हमने देखा कि सीलमपुर के इलाके में भी तनाव था, वहां पर भी पुलिस और लोगों के बीच में पथराव हुआ। इनफैक्ट स्टोन पेल्टिंग वहां पर हो रही थी। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है और इस पर काबू पाने के लिए आपकी क्या रणनीति? देखिए, विपक्ष पूरा एकजुट होकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए अफवाहें फैला रहा है कि इससे माइनॉरिटी को अलग थलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं आज तक की चैनल से देश के सभी माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि इस एक्ट से आपको रत्ती भर भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्ट से किसी की सिटीजनशिप जाती ही नहीं है, सिर्फ किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है। और जब किसी को सिटीजनशिप देने का कानून है तो भारत के नागरिक, माइनॉरिटी और मुख्यत्वे मुसलमानों को चिंता करने का कोई कारण ही नहीं। इस एक्ट से किसी की सिटीजनशिप नहीं जाती। ये जो 3 देशों से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से
वहाँ धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हुए जो माइनॉरिटी, वहाँ की माइनॉरिटी के लोग हैं, जिसमें सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू, ये माइनॉरिटी के लोगों को नागरिकता देने का काम सरल करने के लिए एक कानूनी बदलाव किया गया है। सर, दो सवाल बनते हैं। वो ये कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में खुद तो आप कह सकते हैं कि इस एक्ट को अगर आप अकेले से देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इस एक्ट को एनआरसी के साथ देखते हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ देखते हैं, तब ये एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। और मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देश भर में आपने कहा कि 2024 से पहले आप एनआरसी की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। इस प्रक्रिया में तमाम लोगों की नागरिकता का आप प्रूफ मांगेंगे। उसमें कुछ सिटीजन के तौर पे उभर पाएंगे, कुछ के पास दस्तावेज नहीं होंगे। जिनके पास दस्तावेज नहीं हुए वो दो कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, या तो वो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, अगर वो सिख हुए, ईसाई हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, हिंदू हुए, फॉरन इंडिया उनको सिटीजनशिप दे देगी। लेकिन जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं है और वो मुस्लिम हुए, उनको आप डिटेंशन कैंप में बंद कर देंगे, उनको आप कहेंगे कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं। क्या ये ठीक? पहले मैं स्पष्टता कर दूं, एनआरसी में कोई धर्म के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं होनी। जो कोई भी एनआरसी के तहत इस देश का सिटीजन नहीं पाया जाएगा, सबको निकाला जाएगा। एक बात तो इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए एनआरसी है, ये कहने की बात मेरे हिसाब से गलत होगी। दूसरी बात, एनआरसी लेकर कौन आया? आज जो लोग विरोध करें, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस अध्यक्षा को और गुलाम नबी आजाद को पूछना चाहता हूं। 1985 में जब असम समझौता हुआ, पहली बार एनआरसी की बात एक्सेप्ट की गई। उसके बाद में हमारे 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में क्लॉज 14A जोड़ा गया 3 दिसंबर 2004 को। 3 दिसंबर 2004 को यह स्पष्ट हो कि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, हमारी नहीं थी। और उसके बाद में रूल 4 जोड़ा गया, जो देश भर के एनआरसी बनाने का ताकत देता है। वो भी 9 नवंबर 2009 को जोड़ा गया, जब कांग्रेस की सरकार थी। और उनके बनाए कानून पर आज वो हमें सवाल कर रहे हैं। तो क्या कानून आपने शोकेस में रखने के लिए बनाया था भाई? और जरूरी नहीं लगता था तो क्यों बनाया? सर, एनआरसी में ही अलग से आप देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए, पता लगाइए कि भारत में नागरिक कौन है नहीं। एनआरसी और कैब जब मिल जाते हैं, अभी हम लोग कोलकाता में थे पिछले हफ्ते, वहाँ पे आप ही की सरकार के वरिष्ठ सहयोगी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि एक कॉम्बिनेशन है एनआरसी और कैब को आप मिलके देखिए। आसाम में बीजेपी के ही नेता क्या कह रहे हैं कि आसाम के राज्य में 19 ऐसी कंस्टिट्यूंसीज हैं जहां पर हिंदू बंगाली जब जुड़ जाएंगे जनसंख्या में, तब वो कंस्टिट्यूंसी का जो पूरा डायनामिक है, डेमोग्राफिक्स है, वो बदल जाएगा और यहाँ पे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जब आप एनआरसी और कैब को साथ में देखते हैं, तब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मंशा क्या है। देखिए, इसको कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़कर मत देखिए। अगर आपको पूरे मसले को इतने डिटेल में समझना है तो थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि इस देश का विभाजन कभी भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर एक कटु वास्तविकता, कटु सच है कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए था, मगर कांग्रेस ने बंटवारे की डिमांड को सरेंडर किया और इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों की प्रताड़ना हुई, वहां से लाखों शरणार्थी यहाँ आए, यहाँ से लाखों शरणार्थी वहां गए। उसके बाद भी ढेर सारे मुसलमान यहाँ रह गए, रहने भी चाहिए थे, क्योंकि हमने तो कहा था कि